हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 के साइंस का BCMC क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। और ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न बेटा वास्तव में बहुत ही मजेदार हैं और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो चलते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि तुम लोग कापी कलम लेकर बैठ गए होगे और ये सारे क्वेश्चनों को विधिवत जैसे बताया था कि इसको लिखते रहना। और ये मेरे अगले यानी चौथे पार्ट के क्वेश्चन हैं, इनको विधिवत समझना। और ये भी है ना गारंटी के साथ इन्हीं पूरे क्वेश्चनों की जो एक ग्रुप है, इनसे बाहर शायद ही बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो इससे बाहर चांस एकदम नहीं है। इसलिए सारे क्वेश्चनों को अंत तक देखना और लास्ट में मेरे दिए गए होमवर्क के 2 क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करना। चलो चलते हैं। यहां देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है ना कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखो बेटा, जो प्रकाश वाला चैप्टर है उसमें बताया जब जाता है ना कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसी में प्रकाश की एक प्रॉपर्टी है, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है उसी तरह प्रकाश निर्वात में मीन्स वैक्यूम में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बात समझ में आई? चलो इसको देख लिए। अब हम लोग बहुत ही आसान एकदम मजेदार क्वेश्चन है, कह रहा है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब क्या समझ रहे हो ना, कि जो बहुत दूर से आने वाली वस्तु को भी देख सके। यानी कोई एक ऐसा चीज बताओ, कोई एक ऐसा दर्पण दिखाओ कि जो बड़ी सी वस्तु को भी अपने अंदर वो दिखा सके। इसका मतलब जानते हो क्या? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल। यानी उत्तल दर्पण जो होता है ना, बड़े से बड़े वस्तु को भी छोटे में प्रकट कर लेता है। इसका मतलब कि उसका दृश्य क्षेत्र काफी क्या होता है? लंबा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तल दर्पण सही होगा। अगला एक प्रश्न है कि एक दर्पण के सामने रखी वस्तु, कोई एक मिरर है और उस मिरर के सामने रखी वस्तु जो है वो कैसी है? आभासी है। मतलब बेटा ये जो अगर मैं यहाँ मिरर बनाऊं तो वस्तु जो है, अगर मैं यहाँ मिरर बनाया, अगर वस्तु इधर बन रही मीन्स आभासी है। फिर दूसरी चीज सीधा है। अच्छा, इसका मतलब तो कंफर्म हो गया ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? कॉनकेव मिरर है। अब यानी पहली चीज तो तुमने क्या कहा? सीधी है और क्या है? बड़ी है, आभासी है। तीनों चीजें। इसका मतलब ना, और अवतल दर्पण में कोई इमेज तभी पीछे जाती है। ये अवतल दर्पण का मतलब इस सिरे पर मैंने पॉलिश कर दिया। यहां मैं अगर इसका क्या रखा हूं? फोकस दूरी। यहां में मैं एक देखो ऑब्जेक्ट को मैं इन दोनों के बीच रख दिया। ये मेरी प्रकाश की किरण मान लो यहां से गुजरी या फोकस से। ये बेटा देखो ये ध्यान दो, ये अवतल दर्पण है और दूसरी जो है ये, यानी मतलब इसी में जाकर के टच करेगी। तो ये देखो जो इमेज बनेगी वो दर्पण के पीछे बन जाएगी, इसी कारण आभासी हुई। कौन सा दर्पण था ये? अवतल दर्पण था। सीधी बनी है दूसरी चीज। तीसरी चीज वस्तु से काफी, वस्तु देखो इतनी बड़ी थी और ये क्या है? इतनी बड़ी है, तो ये अवतल दर्पण होगा। और अगर कोई पूछता है ना कि वस्तु को कहां रखा गया है, तो वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा गया। कहां? फोकस और पोल के बीच में रखा गया। इसके अगर बेटा पहले कहीं भी होता ना तो लाइट इधर ही कन्वर्ज हो जाती, यानी इधर ही लाइट, प्रकाश की किरण इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाती, उधर इमेज ना बनती। जब वस्तु को एकदम करीब ले गए तभी उधर गई, आभासी प्रतिबिंब बना। इसका मतलब अगर कोई पूछेगा वस्तु कहां रखी गई है, तो कह देना फोकस और पोल के बीच में। और कौन सा मिरर है? तो कॉनकेव यानी अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो कहां है अवतल दर्पण? ये देखो लगाओ। अगला एक क्वेश्चन है ना कि विद्युत चुंबकीय, ओहो फैराडे जी महाफराड आदमी था। ये देखो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, साइंटिस्ट थे इन्होंने को देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इंडक्शन समझो, यानी विद्युत चुंबकीय किसी चुंबकीय प्रेरण के कारण कैसे धारा का उत्पादन किया जा सकता है। कहीं चारों तरफ चुंबकीय बल प्रभाव के
कारण, जैसे मैं तुमको या तुम्हारा भाई तुमको खींच रहा है ना, उस चुंबकीय प्रेरण, चले या बेटा नहीं तो बहुत मार मारूंगा, ऐसा कहता है ना, तो इसका मतलब है कि चुंबकीय, तुमको कोई आकर्षण बल लगा रहा है। वैसे इन्होंने बताया था ना कि चुंबकीय बल प्रभाव के कारण भी विद्युत का उत्पादन या किया जा सकता है। तो किसने बताया था? फैराडे ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे ने। अगला एक है कि प्रत्येक 4 ओम के प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, चल भैया ये देख, यहाँ ये चालक तार है, ये बैटरी का कनेक्शन है, ठीक है, वेरी गुड। यहां मैं इनको जोड़ता हूं और सारे समांतर क्रम में, ये देखो ये 4 ओम, यहाँ 4 ओम, यहाँ 4 ओम, यहाँ 4 ओम, यहाँ 4 ओम, ये सब 4 ओम है और सब इससे जुड़े हैं। अच्छा, तो जब बेटा कभी समांतर क्रम में होते हैं ना, तो उनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर हो जाएगा। 1/R1 कितना? 1/4। अगर कभी यही कह दे n क्रम में ना, तो यहाँ 1 1 1 1 1 जुड़ता हुआ n टाइम्स जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। जब ये तुल्य प्रतिरोध पलटेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भैया? हो जाएगा 4/n। मतलब कि जानते हो क्या? 4/n का मतलब हो गया जितने ओम का प्रतिरोध हो उतना बटे जितने टाइम्स उसे अप्लाई किया गया। यहाँ देखो 1/4 पहला प्रतिरोध था, दूसरा 1/4 प्लस तीसरा 1/4 और चौथा 1/4। बेटा सब में डिनोमिनेटर यानी हर सब में बराबर है, अंश अंश जोड़ लेंगे तो 4/4 यानी 1/R बराबर 4/4 यानी हो जाएगा R बराबर भैया मेरे 1 ओम। कहाँ है? ये है पहला, यानी कितना ओम आएगा? यानी 4 ओम के प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 1 ओम। कितना ओम आ जाएगा? 1 ओम। ये कह रहा है ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध 100% बढ़ेगा, चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन बेटा अगर कहीं कोई आदमी क्या कहता है, अगर कोई का जैसे ये घटता तो नहीं, अगर कोई अर्ध चालक पूछेगा, जैसे ये चालक पूछ रहा है वैसे कोई अर्ध चालक पूछेगा, सेमी कंडक्टर पूछेगा तो कह देना घटता है। और वैसे तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। चल भैया अगला एक क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु। अरे भैया जब मेरी आंख है ना तो मैं यहां से लेकर के कहां तक देख सकता हूं? तुम जान नहीं सकते हो, तुम्हारे पास तक, सही है ना? अच्छा देखो क्या बताया कि अगर मनुष्य की आंख सही है तो 25 सेमी के बाद और तुम्हारे पास तक देख सकता हूं। सोचो तुम कहां हो? अनंत दूरी पर मुझसे बैठे हो। कहां बैठे हो? अनंत दूरी पर मुझसे बैठे हो। और अगर तुम मुझसे अनंत दूरी पर बैठे हो तो स्वस्थ नेत्र वाला, यानी एकदम आंख मेरी मजबूत है, तो स्वस्थ नेत्र वाला कहां तक देख सकता है? अनंत तक देख सकता है। और अगर दूर बिंदु पूछ रहा है, दूर बिंदु कहां तक, और निकट बिंदु पूछता तो कहां से देख सकता था? 25 सेमी से। अगर निकट बिंदु पूछता तो वह 25 सेमी से दूर देख सकता था। और कहां तक? दूर बिंदु कहां तक देख सकता है? कहां तक? अनंत तक। इसका मतलब निकट बिंदु 25 सेमी होगा और दूर बिंदु का होगा अनंत पर टिक लगा दो। समझ में बात आई? देखो बेटा अगर समझ में आया हो ना तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में नाइस या कुछ भी लिख दिया करो, सर समझ में आया, थोड़ा सा सपोर्ट करो। यानी अगर कैसा करते हो ना तो बड़ी ही खुशी मिलती है, बस तुम्हारे एक लाइक से और तुम्हारे एक व्यूअर से बहुत खुशी मिलती है। तुम जब देखते हो कुछ लिख देते हो सर यस नाइस क्या कैसे। अगला देखो एक चीज लिख रहा है ना कि चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है बेटा? जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, अगर ये जैसे चुंबक है ना तो वो क्या होती, कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती? काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर कहीं ऐसा हो तो उसी पर लिख दो क्या? हाँ ये लास्ट वाला कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। बात समझ में आई? एक बार इन सारी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 में है ना, कितना लाजवाब प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। इसको देते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आया ना? कितना इजी क्वेश्चन है। अरे मैं तो जानता हूं तुम सबको पता है। ये देखो इसे Na2CO कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछ रहा है, केमिकल फार्मूला। ये बेटा धावन सोडा है जिसे तुम लोग छाटल सोडा कहते हो, यानी कपड़े धुलाई करने के लिए। चलो इसको छोड़ो,
ये कास्टिक सोडा है, हाँ, और ये तुम्हारा विरंजक चूर्ण है। यानी CaOCl2 कहीं कहीं ना ऐसे तुमको फंसाएगा, तुमको लिखेगा क्या CaO, और देखो कितना बेवकूफ बनाएगा, ऐसे ब्रैकेट में करके इसी को लिख देगा क्या CaOCl, कहेगा ये है कि नहीं है। अरे कह दो हम पागल नहीं, हम जानते हैं कि 2 Cl लगाया है, CaOCl2 सूत्र है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। नाम इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड। आगे अम्लीय लवण है। अरे भैया अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, सामान्य लवण, सब मुझे तुम लोगों को, सबको, सारे बच्चों को मालूम है। कैसे कहते हो, जिसके बीच में ना बेटा OH दिख जाए, अर्थात जो पूरी तरीके से OH को रिमूव ना कर पाए वो बेसिक है, क्षारीय लवण। जो पूरे तरीके से चाहता है यच ना कर पाए, यानी जिसमें आंशिक यच हो, जिसमें आंशिक यच हो, जैसे ये देखो NaHSO4, ये तुम्हारा है एसिडिक साल्ट, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण जल को जीवाणु रहित करने में, अर्थात जल के अंदर जो कीड़ा मकोड़ा हैं, यानी कीड़े मकोड़े हैं, इन सब को, यानी मछली नहीं समझ लो, मछली मार देगा, ऐसा कुछ नहीं। कल से कुछ बच्चे तो मेरे क्या है ना, वो एक झोले में लेकर के बेकिंग पाउडर फेंकेगा, मछली मिल जाएगी इधर सुधर। अरे कुछ नहीं गधे, उसके चक्कर मत रहना। जैसे कहीं ना पानी वानी जमा है बहुत दिन से, मुझे डर है कि इसमें छोटे मोटे कीड़े पड़ गए और कोई जीव जंतु पिएगा तो हो सकता है उसको नुकसान हो जाए। तो क्या होगा उसके लिए बेटा मेरे, क्या करेंगे, कौन सा पदार्थ उपयोगी है, कहाँ है भैया। अरे ये कह रहा है निरमा छोड़ दो। अरे पगला, निरमा कैसे छोड़ दे, फिटकिरी पानी नहीं पीने लायक नहीं बनेगी, तो बेकिंग अच्छा सोडा, खाने वाला सोडा, उसको भी नहीं। विरंजक चूर्ण, ये बेटा खाने वाला सोडा है। ये फिटकरी है, जानते हो फिटकरी, ये धावन सोडा, इसका सूत्र है Na2CO3, इसका K2SO4Al2। और जिसको तुम याद कर लिए तो समझ लिए थे कि मैं IAS परीक्षा निकाल दिया हूँ। आप फिटकरी का बचपन में यही होता था ना, अगर कोई बच्चा फिटकरी का सूत्र याद कर लेता था, यानी क्लास 7th में, अरे मुझे तो फिटकरी का सूत्र बहुत बड़ा सूत्र। हाँ, तो बेकिंग सोडा ये हो गया तुम्हारा खाने वाला, और ये विरंजक चूर्ण, तो यही बेटा पानी से क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को क्या करता है, पानी को जीवाणु रहित बनाता है। आगे अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH है, लगभग कितना है, तो अगर पानी भगवान बरसा रहे तो उसमें सिरका डाल के बरसा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, क्या क्या होता है ना ऊपर, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या क्या चीजें गैसों से क्या मिलता है। तो एकदम सिंपल चीज ये कह देना, अगर वो अम्लीय है तो 7 के ऊपर तो होगा नहीं, ये दोनों गलत है। यही बेटा 6.2 सही है, याद कर लेना। अम्लीय जल का या अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH होता है 6.2। और कापर का अयस्क कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 12 में था अम्लीय वर्षा, 11 में जल को जीवाणु रहित, तो 13 में है कापर का अयस्क। मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, काका कमाए और सब लोग बैठ बैठ खाएं। काका कमाए मीन्स कापर पायराइट, अगर है तो वो कापर का अयस्क नहीं है। क्यूपराइट काका हो गया, वो भी नहीं। मैलेकाइट काका कमाए, फिर एजुराइट है, तो मैलेकाइट ये देखो मिल गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर ये किसका है, तो बॉक्साइट बेटा किसका है, एल्यूमिनियम का है। और हेमेटाइट किसका है, लोहे का है। किसका है, लोहे का है। किसका है, लोहे का है। तो आगे भैया बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। और कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है, असंतृप्त का मतलब एल्केन नहीं है, एल्कीन है। मतलब डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से बंधा है। दोज टाइप हाइड्रोकार्बन्स आर या होते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें बेटा 2 या 3 बंध होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, असंतृप्त, अनसेचुरेटेड। तो असंतृप्त का मतलब एथेन तो होगा नहीं, C2H6, मेथेन तो होगा नहीं, CH4 नहीं, एथिलीन है। कौन सा, एथिलीन। और देखो कैसे तुम लोगों को बेवकूफ बनाया, एथिल अल्कोहल दे रहा है, सोच रहा है कुछ सूत्र में जान लेंगे तो सही कर देंगे, नहीं सब जानते हैं।
और ये देखो एथिलीन सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में कार्बनिक यौगिक असंतृप्त एथिलीन है। 15 नंबर क्वेश्चन है अधातु है। देखो मैंने एक दिन क्या बताया था कि जिसके नाम के अंत में माँ देखो समझ लो धातु, लेकिन सिल्वर में ऐसा कुछ नहीं होता, अर्जेंटम नाम है उसका। चलो उसको छोड़ो, कह रहा अधातु है, नॉन मेटल है बेटा। तो ये पोटेशियम है, ये भी मेटल। ये फ्लोरीन है, रुक जाओ एल्यूमिनियम, दुनिया जानती है एल्यूमिनियम मेटल है। सिल्वर ये भी मेटल, यानी ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु, ये नहीं तो यही फ्लोरीन मेरी अधातु है। इस तरीके से तुम्हारे 9 से 15 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इनको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलें। तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर अपना 16 देखेंगे। 16 में है कि आलू में कायिक जनन होता है। देखो सबसे पहले तो कायिक जनन का मतलब क्या होता है। कायिक जनन का मतलब ना बेटा एक ऐसे प्रकार की जनन से है कि जिसमें जनन की प्रक्रिया पौधे के किससे हो, करामिक भाग से हो, मतलब कि पौधे की जड़ से हो या तने से हो या पत्तियों से हो, उसे हम लोग कायिक जनन के हिस्से के अंतर्गत रखते हैं। तो बात अब ये आलू की आती है कि आलू में जो जनन प्रक्रिया होती है, जो आलू पौधे यानी पैदा होती है, वो कहां से, पत्ती से, बिल्कुल नहीं। तो कहां से, वायुवीय तने से, तब जो पौधा ऊपर है उससे भी नहीं। इसका मतलब किससे, जो भूमिगत तना है। यानी आलू में जो कायिक जनन प्रक्रिया होती है, जो जनन प्रक्रिया उसकी है, वो कहां से होती है, भूमिगत तने से। मैंने कहा कायिक जनन का मतलब जो पेड़ पौधे या पादपों के किससे हो, जड़ों पत्तियों या इन सबसे तने से हो। चलो अगला है आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं। आहार नाल के बेटा पेशीय संकुचन को क्रमांकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमांकुचन कहते हैं। और अंत में एक प्रश्न आया है कि पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है। पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या 2 और मादा का मतलब समझ गए होगे 23। तो इस तरीके से ये मेरे 3 क्वेश्चन ये भी यानी 18 तक खत्म, 16, 17 एंड 18। और मैंने 2 क्वेश्चन तुमको होमवर्क दिए। इन दोनों क्वेश्चनों का बेटा कमेंट बॉक्स में तुम आंसर जरूर लिखना। जैसे 19 है कि मोहर साल्ट का फार्मूला होता है क्या। मोहर लवण, द्विक लवण एक प्रकार का, बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। और अगला है मास्टर ग्रंथि क्या है। मास्टर ग्रंथि क्या है, मोहर साल्ट। तो इस तरीके से बेटा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और तुम इन सारे क्वेश्चनों को मन से लगाना।